हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 21 की, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का, जिसमें हमें बात करनी है मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, टॉपिक बहुत छोटा है तो डेफिनेटली सी बात है, वीडियो काफ़ी छोटी है, शॉर्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। एज यूजुअल हमारे इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो चैप्टर 21 में हमें बात करना है मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। जो फार्मेसी या मेडिकल में जितनी भी डिवाइसेस यूज होती हैं उनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, उसके बाद उनके बताना है कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है और सेल्स किस टाइप से होते हैं, बेसिक एस्पेक्ट क्या रहता है मैन्युफैक्चर और सेल से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेडिकल डिवाइस के बारे में, यानी कि ऐसी डिवाइस जो हम मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो आपका एक्सरे से रिलेटेड डिवाइस है या फिर आपका एंडोस्कोपी से रिलेटेड डिवाइस है, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है आज के टाइम में डेवलपमेंट काफी बढ़ रहा है। तो आज के टाइम में एक से एक ज़्यादा डेवलप्ड डिवाइस यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, चाहे वो किसी ऑपरेशन से रिलेटेड है या फिर आप एक्सरे मशीन बोल सकते हो या फिर आप एमआरआई मशीन बोल सकते हो। तो जितनी भी ये डिवाइस होती हैं जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मेडिकल डिवाइस को डिफाइन किया जाए डब्ल्यूएचओ के थ्रू, तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एपरेटस है, मशीन है, सॉफ्टवेयर है, इम्प्लांट इसमें यूज है, रिएजेंट मटेरियल या फिर कोई अदर सिमिलर जितनी भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो किसी को डायग्नोस करने में यूज किए जा सकते हैं, ट्रीटमेंट करने में यूज किए जा सकते हैं, किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करके उसको प्रिवेंट करने में यूज किए जा सकते हैं, या फिर जितनी भी कोई मेडिकल कंडीशंस है उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, उन सबको मेडिकल डिवाइस में काउंट किया जाता है। अब जैसे कि आपको भी पता है कि डेवलपमेंट डेफिनेटली सी बात है बढ़ रहा है। आज के टाइम पे हमारे पास सबसे ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस हैं जो किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, तो कोई डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, कोई ऑपरेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब किस में आता है, मेडिकल डिवाइस में आता है। अब मेडिकल डिवाइस जो होती है वो अलग अलग होती है, कोई कॉम्प्लेक्स होती है, कोई सिंपल होती है फंक्शंस में। ठीक है, जैसे कि सिंपल की बात की जाए तो थर्मोमीटर भी क्या है, मेडिकल डिवाइस है जो टेम्परेचर बताती है। या फिर अगर आप एमआरआई मशीन को यूज करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी मेडिकल डिवाइस हैं जो ठीक करने से लेके आइडेंटिफाई तक डिजीज को बताती हैं। मेडिकल डिवाइसेस को इनके जो कैटेगराइज किया गया है वो 4 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, बेस्ड ऑन द लेवल देयर लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क के लेवल पे इनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे लो रिस्क डिवाइस हो गया, मॉडरेट रिस्क डिवाइस हो गया, हाई रिस्क हो गया। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट की, जिसमें हम बात करेंगे लो रिस्क डिवाइस, जैसे कि इलास्टिक बैंडेज हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर एग्जामिनेशन ग्लव्स हो गए। तो ये किस में आता है, क्लास फर्स्ट में आता है। सेकंड क्लास की अगर बात करूं तो जैसे मॉडरेट रिस्क डिवाइस हो गई, जैसे कि एक्सरे मशीन होती है, इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं, सर्जिकल ड्रैप्स होते हैं। तो ये सेकंड क्लास में आता है, जिसको हम मॉडरेट रिस्क डिवाइस भी बोल सकते हैं। थर्ड क्लास की अगर बात करूँ तो हाई रिस्क डिवाइस, जिसमें हमारा हार्ट वॉल से रिलेटेड जितनी भी मेडिकल डिवाइस है वो आती हैं। इम्प्लांटेबल पेस मेकर के थ्रू जो भी डिवाइस आती है वो है। ठीक है, ब्रेस्ट इम्प्लांट में जो भी मेडिकल डिवाइस हमारी आती है वो इसमें आता है हमारे कैटेगरी थर्ड में। कैटेगरी फोर्थ की अगर बात की जाए तो वेरी हाई रिस्क डिवाइस, यानी कि जो बहुत हाई रिस्क पे डिवाइस हम यूज करते हैं, जैसे कि डीप ब्रेनर स्टिमुलेटर या फिर आर्टिफिशियल पैनक्रियास सिस्टम, ये हमारा किस में आता है, क्लास फोर्थ में आता है। तो यानी कि यहाँ पे जो मेडिकल डिवाइस को कैटेगराइज किया गया है वो उनके रिस्क के बेस पे किया गया है। जैसे ऑपरेशन के लिए हम कोई और मेडिसिन मेडिकल डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, आपको एक्सरे करना है तो हम एक्सरे की मेडिकल डिवाइस यूज करते हैं, एमआरआई करना है तो एमआरआई की करते हैं, अल्ट्रासाउंड करना है तो अल्ट्रासाउंड के। तो जैसा यहाँ पे रिस्क वैसा यहाँ पे मशीन और वैसे यहाँ पे क्लासेस। तो क्लासेस को 4 टाइप से इनमें डिवाइड किया गया है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ मेडिकल डिवाइस, यानी कि जब भी कोई मेडिकल डिवाइस बनती है या सेल होती है तो उसके रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी कि आप रेगुलेटरी कंप्लायंस को फुलफिल करेंगे। तो जो भी मेडिकल डिवाइस रेगुलेट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू होती है, जैसे कि आपका यूएस फूड हो गया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया एफडीए, या फिर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी हो गया, या फिर जापानीज फार्मास्यूटिकल्स हो गए, मेडिकल डिवाइस एजेंसीज हो गए। ठीक है, इनके थ्रू ये होता है। तो रेगुलेट होती है तो डेफिनेटली सी बात है जब मैन्युफैक्चर होगी और सेल होगी तो इन्हीं एजेंसी के अकॉर्डिंग ही होगी। इनका जो रेगुलेशन होगा वो इन्हीं एजेंसी के अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो आपका सेफ्टी में है चाहे वो आपका इफिकेसी में है। तो इस यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस मस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशन सेट फोर्थ बाय दीज एजेंसीज, यानी कि इन्हीं के थ्रू इसका रेगुलेशन होगा। सेकंड इसमें आता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो जब भी कोई मेडिकल डिवाइस बनती है, डिजाइन होती है या डेवलप होती है तो उसको एक बार इंश्योर करना होता है कि उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस के लिए, यानी कि वो सेफ है भी, इफेक्ट वो शो कर भी रही है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट किए जाते हैं। ठीक है, जो भी क्वालिटी कंट्रोल के जो भी स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको पालन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइस मस्ट बी मैन्युफैक्चर इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी कि मेडिकल डिवाइस जहाँ पे मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मैन्युफैक्चर हो रही है वहाँ पे एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होना चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में इसको बनाया जाना चाहिए जिसमें उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं तो सबसे पहले आप इंश्योर हो जाए कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो एक तो, और सेफ हो। द मैन्युफैक्चर प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड, यानी कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसका प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना है, रिलायबिलिटी जो भी फाइनल प्रोडक्ट है मतलब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट है। और सिंपल सी बात है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आता है लेबलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, यानी कि प्रॉपर जो भी मेडिकल डिवाइस आप मैन्युफैक्चर करते हैं वो प्रॉपर लेबल होना चाहिए, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपको यूज करना है। उसके बाद वार्निंग जो भी है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन वहाँ पे करना है। ठीक है, द लेबलिंग शुड इंक्लूड द नेम, यानी कि लेबल में आप नेम लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर जहाँ पे हुई है उसका प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद कैसे उस डिवाइस को यूज करना है वो आप लिखेंगे, और जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस है और वार्निंग है वो सब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे लेबल में, यानी कि प्रॉपर चीजें आपको वहाँ पे डिफाइन करनी है। नेक्स्ट इसमें आते हैं पोस्ट मार्केट सर्वाइलेंस। पोस्ट का मतलब बाद में, मार्केट का मतलब मार्केट में आ जाने के बाद, सर्वाइलेंस का मतलब होता है कि आप निगरानी रखें। तो जब भी कोई भी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चर होने के बाद वो मार्केट में आ जाती है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते रहें कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस टाइप से है। ठीक है, बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाई और मार्केट में बेच दी और उसके बाद फिर कुछ नहीं। अगर उसमें कोई भी ऐसे नेसेसरी एक्शंस होते हैं जो आपको लेने जरूरी है तो जब भी आप आगे उसको मैन्युफैक्चर करें तो उसमें वो ले, तो कहीं ना कहीं मार्केट का फीडबैक होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस का मतलब है कि जब आप एक बार मार्केट में उसको मतलब सेल कर देते हो मार्केट में, तो उसके बाद फिर आप उसको आपको देखना है कि वो किस टाइप से वो मतलब मॉनिटर किस टाइप से कर रहा है, सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें प्रॉपर सेफ्टी कंसर्न है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, फीडबैक जो इश्यूज होते हैं वो फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई मेडिकल डिवाइस आप मार्केट में मतलब सेल करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें अगर कोई कंप्लायंस होती है या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है तो आपको उसमें ध्यान रखना है उसमें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपको इंश्योर कर लेना है कि जो भी आपने मार्केट में जो भी मैन्युफैक्चरिंग अभी करी है मेडिकल डिवाइस की मार्केट में वो मतलब सही हो, कोई मिसलीड उसमें ना हो, या फिर मतलब सेल रिप्रेजेंटेटिव जितने भी होते हैं वो प्रॉपर तरीके से एजुकेट होने चाहिए कि किस टाइप से इस पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस को चलाना है। ठीक है, ट्रेंड होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसको कैसे मतलब कैसे उसको यूज करना है।
ट्रूथफुल होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ पे जाके जहाँ पे भी वो सेल हुआ है तो उस वहाँ पे जाके उनको मिसलीड करें। तो यानी कि जो भी आप मेडिकल डिवाइस बनाते हैं और उसके बाद फिर मार्केट में अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सेल करवाते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, तब जाके ये कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव जो है वो पूरा होता है। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि जब भी आप मैन्युफैक्चर कोई भी मेडिकल डिवाइस करते हो तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो मार्केट में जाता है, ठीक है, सेल होने के बाद, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। आपको उसकी जो भी कंप्लायंस है उसको फुलफिल करना है। अगर कोई फीडबैक नेगेटिव आते हैं तो आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सेकंड इसमें आता है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं तो जो भी सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि उनको हर मेडिकल डिवाइस को क्या है, इंस्टॉल करना पड़ता है, तो जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन और एजुकेटेड हों, जिससे कि वो अपनी जो उन्होंने मैन्युफैक्चर में करा है, मेडिकल डिवाइस बनाई है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन वो कस्टमर को दे सके। तो जैसे कि आपको पता है कि ये फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का लास्ट चैप्टर था। इसी के साथ हमारे जो डी फार्मा सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट थे उनके नोट्स और वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे भी मिल जाएगा और इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे डाल सकते हैं नोट्स कार्ड डी फार्मा सेकेंड ईयर नोट्स एंड वीडियोज, तो वहाँ भी आपको सारे जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर से उनके नोट्स और वीडियो आपको मिल जाएगा। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.